हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैंने बचपन भर जिन्नों की कहानियां सुनी हैं, पर हमेशा लगा ये बस दादी का डराकर सुलाने वाला टूल है। असली जिन विन कुछ नहीं होते। ये बात मैं कॉलेज तक आते आते पूरे भरोसे के साथ मान चुका था। लेकिन उस एक सफर ने मेरा भरोसा, मेरा लॉजिक सब उलट के रख दिया। मैं दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करता हूं, पर मेरा असली घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में है। उस कस्बे के बाहर पुराना हाईवे जाता है, जहां एक मोड़ पर बहुत मशहूर लेकिन आजकल सूना सा पुराना पीपल वाला मंदिर पड़ता है। छोटा सा मंदिर है, जर्जर दीवारें, टूटा हुआ शिखर और उसके सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जिसकी जड़ों और झूलती जटाओं को देखकर ही बचपन में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। माँ हमेशा कहती थी, सूर्यास्त के बाद उस पीपल के नीचे से तेज निकलना, रुकना मत, वहां चीजें रहती हैं। कहानी यह थी कि कभी वहां कोई तांत्रिक बैठता था, जिसने किसी जिन या प्रेत को बांधने की कोशिश की थी। मंत्र अधूरा रह गया और जो भी था वो उस जगह से बंध तो गया, पर बेचैन हो गया। रात को जो भी इंसान उसके बहुत पास ठहरता, उसका पीछा शुरू हो जाता। सालों बीत गए। मैं दिल्ली की रफ्तार में ऐसा उलझा कि ये सब बस पुरानी बातें बनकर रह गईं। फिर एक बार ऑफिस से लंबी छुट्टी मिली तो सोचा, इस बार बस या ट्रेन नहीं, अपनी बाइक से जाऊंगा। नाइट राइड का ख्याल हमेशा से था। खाली सड़क, ठंडी हवा, हेलमेट के अंदर अपने गाने, पूरा फिल्मी मूड। उस रात में दिल्ली से करीब 10:30 बजे निकला। प्लान था कि 2-2:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। अक्टूबर की हल्की सी ठंड थी, दूर दूर तक धुंध की पतली चादर। हाईवे पर बस कभी कभार कोई ट्रक। हेडलाइट के आगे काली सड़क की एक पट्टी जो बस भागती जा रही थी। करीब 1 बजे मैं उसी बदनाम मोड़ के पास पहुंचा, जहां सड़क थोड़ा मुड़कर उस पुराने पीपल वाले मंदिर के सामने से नीचे वाली पुरानी सड़क की तरफ जाती है और आगे ऊपर नया फ्लाईओवर बना हुआ है। जैसे ही फ्लाईओवर की चढ़ाई शुरू हुई, मेरी बाइक ने हल्का सा झटका खाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से सीट पकड़कर जोर से झटका दिया हो। इंजन ने घुटी सी आवाज निकाली और स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने घबराकर क्लच दबाया, इंडिकेटर ऑन किया और बाइक साइड में लगा दी। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर दूर पर येलो स्ट्रीट लाइट्स के धब्बे जो अंधेरे में गोल गोल तैरते दिख रहे थे। यार, अभी खराब होना था। मैंने हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाकर गहरी सांस ली, सेल्फ दबाया। इंजन घूं घूं करके रुक गया। किक मारी, कुछ नहीं हुआ। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, बाइक के आसपास नजर दौड़ाई। कोई लीकेज नहीं, कोई तार टूटा नहीं, सब नॉर्मल। उसी समय फ्लाईओवर के साइड वाली रेलिंग से नीचे झांकने पर मुझे पुरानी सड़क की तरफ हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई बहुत पुराना पीला बल्ब हवा में कांप रहा हो। मैंने फोकस किया। वो रोशनी उसी पुराने मंदिर के पास थी। पूरे बचपन में मैंने कभी वहां लाइट जलती नहीं देखी थी। दिन में हमेशा टूटी दीवारें, सूखा नल और पीपल पर चढ़ी बस कुछ लाल पीली चुनरियां दिखती थी। पर आज आधी रात को खाली सड़क पर अचानक वो पीली सी कपकपाती रोशनी जल रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद अब कोई पुजारी रहने लगा होगा या किसी ने बल्ब लगवा दिया होगा। फिर भी दिल के अंदर से एक जानी पहचानी घबराहट उठी। बचपन की सारी कहानियां उस पीपल और मंदिर को लेकर अचानक ताजा हो गई। मैंने फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। 1, 2, 3 बार। हर बार बस घुटी सी आवाज और चुप्पी। हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लगने लगी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। अचानक सब शांत। और तभी मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, बहुत ही धीमी,
जैसे हवा में घिसटती हुई फुसफुसाहट। पहले लगा पेड़ों की सरसराहट होगी, पर ध्यान से सुनने पर एहसास हुआ ये शब्द है कोई बहुत धीमी लरचती हुई आवाज, जैसे कोई प्राचीन मंत्र या श्लोक अधूरे सुर में पढ़ रहा हो। आवाज नीचे से मंदिर की तरफ से आ रही थी। मैंने फ्लाईओवर की रेलिंग से थोड़ा झुककर नीचे देखा। पीली रोशनी मंदिर के ठीक बगल में लगे पीपल के तने की तरफ झुक झुक कर कांप रही थी, जैसे कोई बहुत दुबला पतला ऊंचा सा आदमी उसके पीछे खड़ा हो। पर मेरा एंगल ऐसा था कि चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ पीपल, रोशनी और उसके चारों तरफ घूमती हुई परछाइयां। उसी पल मेरी बाइक के फ्यूल टैंक पर धीरे धीरे 3 बार टक 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 हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से हल्का हल्का थपथपाया हो। मैं वहीं जम गया, सांस गले में अटक गई। सड़क पर कोई नहीं, हवा तक जैसे रुक गई हो। टिक टिक टिक। इस बार आवाज मेरी दाईं तरफ से आई, जैसे कोई फ्लाईओवर की खाली लेन में रेलिंग के उस पार बस मेरे ठीक बराबर जमीन पर नाखून घुमा रहा हो। मैंने झटके से उधर टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं था, सिर्फ खाली डामर, पीली रोशनी के धब्बे और बहुत दूर एक ट्रक का धुंधला सा साया। नीचे मंदिर की तरफ से अब वो फुसफुसाहट थोड़ी साफ सुनाई दे रही थी। एक से ज्यादा आवाजें, पर सुर एक, जैसे एक ही बात कई मुंहों से एक साथ निकले। मेरे हाथ पसीने में भीग गए। मैंने बिना हेलमेट ठीक किए कांपते हुए फिर से सेल्फ दबाया। इस बार इंजन पहले ही क्लिक में स्टार्ट हो गया। मैंने क्लच छोड़कर तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और सीधे फ्लाईओवर पर ऊपर चढ़ गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। पीपल, पुराना मंदिर, पीली रोशनी, सब रियर व्यू मिरर में सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो गए। लेकिन उस फुसफुसाहट की लय वो मेरे कान के अंदर जैसे चिपक गई थी। उस समय मुझे लगा कि मैं उस जगह को पीछे छोड़ आया हूं। असल में जो भी वहां बंधा था उसमें उसी रात तय कर लिया था कि अब वो मेरे साथ चलेगा। घर पहुंचते पहुंचते 2:30 बज गए। बाहर बरामदे की ट्यूबलाइट जल रही थी, जैसे हमेशा जब मैं देर से आता हूं। भीतर के कमरे अंधेरे थे, बस पापा के कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। शायद टीवी ब्लिंक हो रहा होगा। मैंने बाइक आंगन में खड़ी की, गेट हल्के से बंद किया, हेलमेट उतारकर हैंडल पर टांगा और झुककर जूते खोलने लगा। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे से फिर वही टक 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 की आवाज आई। इस बार साफ, मेरी अपनी बाइक के साइलेंसर से। मैंने पलटकर देखा, खाली आंगन, दीवारों पर पीली रोशनी की परछाइयां, कोई नहीं। मैंने जोर से सांस छोड़ी, खुद को डांटा, थकान है, ओवरथिंक मत कर। मैं अंदर आया, ड्राइंग रूम पार किया, सब नॉर्मल। मेज पर अखबार, पापा का चश्मा, टीवी का रिमोट। अपने कमरे में जाकर बैग फेंका, मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग हाईवे पर ही अटका था। पीपल, मंदिर, वो पीला बल्ब सा उजाला और उसके पीछे छिपी लंबी परछाई। मैंने ट्यूबलाइट बंद की, बस छोटा नाइट लैम्प जलाकर रखा, पंखा ऑन किया और करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। कमरे में हल्का पीला उजाला था, दीवार पर लैंप की नरम सी रोशनी फैल रही थी। पता नहीं कब आंख लग गई, कितनी देर बाद नींद टूटी मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास, कान के ठीक पास धीरे धीरे कुछ पढ़ा हो। पहले लगा सपना होगा, पर आवाज चलती रही। ये वही लय थी, वही फुसफुसाहट जो मैंने मंदिर के पास सुनी थी। कमरा बिल्कुल शांत था, पर उस शांति के अंदर कहीं से जैसे शब्द रेंग रहे थे। मैंने धीरे से आंखें खोली। नाइट लैंप की रोशनी दीवार पर एक कोने में कुछ ज्यादा ही घनी लग रही थी, जैसे किसी चीज ने
रोशनी को रोक रखा हो। फैन घूम रहा था पर हवा कम लग रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, अगरबत्ती का बहुत पुराना धुआं और जैसे कहीं बहुत दूर किसी ने बाल जला दिए हों। मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की पर लगा जैसे किसी ने सिर पर वजन रख दिया हो। मैं सिर नहीं घुमा सका, बस आंखों से ही कमरे को स्कैन कर पाया। मेरे बिस्तर के सामने दीवार और अलमारी के बीच वाले कोने में नाइट लैम्प की रोशनी के बीच एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। वो बैठी हुई थी, घुटने मोड़कर, लगभग सिकुड़कर, लेकिन फिर भी इंसान से ज्यादा ऊंची लगे इतनी लंबी। उसके ऊपर की परछाई छत तक जाती दिख रही थी, जैसे उसका सिर नहीं, उसकी परछाई छत में धंस गई हो। फुसफुसाहट अब उसी कोने से आ रही थी। शब्द अब भी समझ में नहीं आ रहे थे, पर सुर वही था जो हाईवे के नीचे से आया था। मेरे होंठ सूख गए, दिल ऐसे धड़क रहा था कि लगा बिस्तर हिल रहा है। मैं मां कहने की कोशिश कर रहा था पर गला सूखा पड़ा था, आवाज नहीं निकली। वो आकृति धीरे धीरे हिली। लोग अक्सर कहते हैं कि जिस चीज से इंसान ज्यादा डरता है उसका दिमाग उसकी तरफ, कमान की तरफ खिंच जाता है। मैं उसी कमान पर फंसा हुआ था। उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। चेहरा मैं साफ नहीं देख पाया, बस इतना दिखा कि जहां चेहरा होना चाहिए वहां रोशनी कम हो गई थी, जैसे किसी ने रोशनी का टुकड़ा ही निकाल दिया हो। उसके सिर के ऊपर से एक लंबी सी काली परछाई छत तक गई हुई थी और वो परछाई छत पर जाकर हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे छत से उल्टा लटका कोई बहुत दूर तक खिंचा हुआ साया। मैंने बुदबुदाते हुए बचपन की सीखी हुई प्रार्थना याद करने की कोशिश की, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। होंठ कांप रहे थे पर शब्द नहीं बन रहे थे। टिक टिक टिक। इस बार आवाज मेरे बिस्तर के पायदान से आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने लकड़ी पर नाखून से रेखा खींची हो। मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि वो चीज अब सिर्फ कोने में नहीं बैठी थी, वो मेरे बिस्तर के पायदान पर भी खड़ी थी, जैसे दो जगह पर एक साथ। दालान की तरफ से अचानक तेज दस्तक की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे किसी ने मेन गेट पर जोर से हाथ मारा हो। बाहर से पापा की आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दस्तक दोबारा पड़ी। उसी पल मेरे कमरे की वो आकृति हल्का सा धुंधला हुई, जैसे किसी ने धुएं को फूंक मारकर हिला दिया हो, और फिर गायब। न गंध, न फुसफुसाहट, न परछाई। कमरा फिर वही था, पीला नाइट लैंप, सफेद दीवारें, घूमता हुआ फैन और घड़ी की हल्की सी टिक टिक। मैं हांफते हुए उठ बैठा। टी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। बाहर से पापा की झुंझलाती हुई आवाज आई, कोई नहीं है, शायद हवा से गेट हिल गया होगा। मैं पानी पीने के लिए उठा, हाथ कांप रहे थे। गिलास रखने के लिए जब मैंने बिस्तर के पायदान को हल्का सा छुआ, मेरी उंगलियां किसी नुकीली चीज से रगड़ी। मैंने नीचे देखा। बिस्तर की लकड़ी पर ठीक उस हिस्से पर जहां से आवाज आई थी, 3 पतली लेकिन गहरी खरोंचें थीं, समान दूरी पर, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से नाप नाप कर निशान छोड़े हों। मैंने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया। खुद से कहता रहा कि शायद पहले से होंगी, मैंने कभी गौर नहीं किया। लेकिन अंदर कहीं मैं जानता था, ये निशान उसी चीज ने छोड़े थे जो पीपल के पेड़ के नीचे मेरे इंतजार में थी और अब मेरे कमरे तक आ चुकी थी। अगले 2-3 दिन मैं जानबूझकर खुद को बहुत बिजी रखने लगा। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, मोहल्ले के दोस्तों के साथ चाय, पुराने स्कूल के चक्कर। दिन में सब नॉर्मल लगता, रात होते ही कमरा थोड़ा छोटा सा महसूस होने लगता। सबसे अजीब बात, जिस रात से ये सब शुरू हुआ, उसके बाद से हर रात लगभग 3:14 पर मेरी आंख अपने आप खुलने लगी। अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जैसे अंदर कोई घड़ी सेट हो गई हो। कभी कभी कुछ नहीं दिखता,
बस छत के एक कोने में थोड़ा गहरा अंधेरा, या दीवार पर हिलती हुई परछाई। गंध कभी हल्की मौजूद रहती, कभी गायब। तीसरी रात मैंने हार मानकर अपने बचपन के दोस्त अनिकेत से बात की। वो वही है जो स्कूल के दिनों से भूत प्रेत तंत्र मंत्र में बहुत दिलचस्पी रखता था और अब कस्बे में छोटी सी पूजा पाठ की दुकान के साथ साथ मंदिर की मदद भी करता है। मैंने उसे पूरी बात बताई। हाईवे, पीपल वाला मंदिर, फुसफुसाहट, बाइक का रुकना, कमरे की आकृति, खरोचे, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, 2 बातें हो सकती हैं। या तो तू सच में किसी बंधी हुई चीज के पास से गुजरा है, या फिर तूने खुद अपना डर भुला लिया है और अब वही तुझे सताता है। दोनों केस में भागना बेवकूफी है। जिस जगह से शुरू हुआ वही जाकर खत्म करना पड़ेगा। मैंने तुनक कर कहा, मतलब मैं रात को वापस उसी मंदिर पर जाऊं? दिमाग खराब है क्या? वो हल्का सा मुस्कुराया। डरते हुए भागेगा तो वही चीज मजा लेगी। डर पर सवारी करना उसे आता है। एक बार जाकर सामने खड़ा हो जा, फिर देख, या तो साफ हो जाएगा कि दिमाग का खेल है, या फिर अपना असली रूप दिखाएगा और हट जाएगा। उसमें काउंटर से एक छोटी सी ताबीज निकाली जिसमें अंदर हनुमान चालीसा की छोटी सी प्रति रखी हुई थी। ये रख ले, वहां जाए तो इसे कसकर पकड़कर मन में मंत्र पढ़ना। अगर सिर्फ दिमाग खेल रहा है तो साफ हो जाएगा। अगर कुछ और है तो या तो दूर भागेगा या एक आखिरी बार अपना हिसाब बराबर करेगा। मैंने उसे गुस्से और डर के मिक्स इमोशन के साथ देखा, पर दिल के किसी कोने में ये बात बैठ चुकी थी। जब तक मैं उस पीपल और पुराने मंदिर का सामना नहीं करूंगा, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। उस रात मैंने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। करीब 12:30 बजे मैं फिर से बाइक लेकर निकला। आसमान में बादल थे। चांद कभी दिखता, कभी छुप जाता। सड़क पहले की तरह ही सुनसान थी। हेलमेट के अंदर इस बार कोई गाना नहीं चल रहा था, बस मेरा खुद का सांसों का शोर। जैसे जैसे वो बदनाम मोड़ पास आया, मेरे हाथों की पकड़ हैंडल पर कसती गई। फ्लाईओवर के ऊपर वाली स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर पर पीले धब्बों की तरह चमक रही थी। पीपल वाले मंदिर का मोड़ दिखने लगा। इस बार मेरी बाइक ने चढ़ाई पर कोई झटका नहीं दिया। इंजन स्मूथ चल रहा था। मैंने खुद से कहा, देखा, पहली बार सब दिमाग का खेल था। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने फ्लाईओवर के ऊपर बाइक साइड में रोक दी। रेलिंग से नीचे झांका। पुरानी सड़क अंधेरी पड़ी थी। मंदिर की टूटी दीवारें और पीपल का काला सा साया दिख रहा था। इस बार कोई रोशनी नहीं थी। सब नॉर्मल। मैंने लगभग मजबूरी से सोचा, बस तू ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। फिर भी अनिकेत की बात कान में गूंज रही थी। जहां से शुरू हुआ वहीं जाकर खत्म करना पड़ेगा। मैंने एक गहरी सांस ली, बाइक घुमाई और धीरे धीरे नीचे वाली सर्विस रोड से पुरानी सड़क की तरफ उतरने लगा। रात की नमी में मिट्टी की गंध तेज थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। मोबाइल की टॉर्च मैंने ऑन कर ली, लेकिन आवाज साइलेंट रखी। मंदिर के सामने पहुंचते पहुंचते हवा अचानक भारी होने लगी। वही गंध, गीली मिट्टी, पुरानी अगरबत्ती और कहीं बहुत अंदर जले बालों की बू फिर से साफ हो गई। मंदिर छोटा सा था, जैसे बचपन में देखा था। टूटी फूटी सीढ़ियां, जंग लगे लोहे के गेट की जगह अब बस आधा टूटा फ्रेम। अंदर टूटी मूर्तियों के निशान और उसके ठीक सामने खड़ा पीपल, जिसकी जटाएं जमीन तक झूल रही थी। मैंने तावीज जेब से निकाली और मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। देखो, मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उस रात बस रास्ता पार कर रहा था। अगर तुम सच में हो और अगर मैं गलती से तुम्हारे बंधन के पास आ गया तो माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं, तुम्हें चुनौती देने नहीं।
हवा का झोंका आया, पीपल की जटाएं हल्के हल्के हिली। टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ती तो वो ऐसे लगती जैसे कोई लंबे लंबे हाथ नीचे झुका रहा हो। मैं मंदिर के ठीक सामने मिट्टी पर खड़ा था। मैंने सोचा, शायद बस इतना बोलने से मेरे भीतर का डर निकल जाएगा। उसी वक्त मेरे ठीक पीछे कान के पास बहुत धीरे धीरे किसी ने 3 बार फुसफुसाया, टक टक टक। इस बार यह आवाज नाखून की नहीं, इंसानी जबान की थी। जैसे कोई मेरी ही बनाई हुई आवाज की नकल कर रहा हो, जैसे वो जानता हो कि किस आवाज से मैं सबसे ज्यादा डरूंगा। मैंने झटके से पलटकर पीछे देखा। टॉर्च की रोशनी में खाली सड़क, दूर तक जाते पेड़ और गाढ़ा अंधेरा। कोई नहीं। लेकिन आंखें अंधेरे की आदत पड़ने लगी तो मुझे लगा कि जहां जहां रोशनी नहीं पहुंच रही वहां वहां कुछ ज्यादा काला खड़ा है। जैसे पेड़ों के बीच, मंदिर की पिछली दीवार के पास, सड़क के किनारे, हर जगह बहुत लंबी लंबी छायाएं जो पीपल की जड़ों से जुड़ी हों। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। इस बार सिर्फ एक दिशा से नहीं, चारों तरफ से। वही लय, जैसे कोई मंत्र, पर शब्दों के बीच बीच में कुछ ऐसी आवाजें जैसे अनेक गले एक साथ बोल रहे हों। मैं घुटनों के बल वही मिट्टी पर बैठ गया, ताबीज को सीने से सटाकर भीतर ही भीतर हनुमान चालीसा के शब्द याद करना शुरू किए। इस बार जुबान साफ थी, पर आवाज सिर्फ मन में थी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, फुसफुसाहट की लय बदलने लगी। पहले उलझन, फिर नाराजगी, फिर गुस्सा। हवा ने अचानक जोर का झटका दिया, जैसे किसी ने दोनों कंधों से पकड़कर मुझे पीछे की तरफ धक्का मारा हो। मैं पीठ के बल मिट्टी पर गिर गया। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर एक तरफ लुढ़क गई और उसकी रोशनी उल्टी तरफ घूम गई। अब मैं सिर्फ आकाश देख पा रहा था, काले बादलों के बीच छुपता उभरता चांद, और उसके बीच बीच में कोई बहुत लंबा सा साया जो पीपल की ऊंचाई से भी ऊपर तक जाता दिख रहा था। उन क्षणों में मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे का सबसे घना हिस्सा चेहरा बनकर मुझे देख रहा है। कोई आंखें नहीं, कोई नाक मुंह नहीं, बस घना दबाव डालता हुआ साया। फुसफुसाहट अब सीधे मेरे कान के अंदर लग रही थी। लाखों आवाजें, पर एक ही बात। शब्द मेरे लिए अनजाने थे, फिर भी उनमें से एक वाक्य अचानक साफ सुनाई दिया, टूटी फूटी खुरदुरी आवाज में। हम यहीं बांध दिए गए, तू देख कैसे लिया। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। मैं और तेजी से मंत्र पढ़ने लगा, अब लगभग जिद की तरह। हर शब्द पर जोर दे रहा था, जैसे किसी रस्सी को खींच रहा हूं। शोर पहले और तेज हुआ, फिर जैसे दूर खींचने लगा। हवा की ठंडक धीरे धीरे हल्की हो गई। गंध भी फीकी पड़ने लगी। पहले मिट्टी, फिर धुआं, फिर जले बालों की बू, और आखिर में बस नम रात की हवा बची। टॉर्च अचानक फिर से जल उठी। मैंने हांफते हुए उठकर चारों तरफ देखा। मंदिर वैसा ही था, सीढ़ियां, टूटा फ्रेम, पीपल का पेड़, उसकी जटाएं, सब वही। बस एक चीज बदली थी। मंदिर के सामने मिट्टी पर, जहां मैं अभी घुटनों के बल बैठा था, वहां से लेकर मेरी तरफ आते आते मिट्टी पर 3 गहरी सीधी खरोंचें थी। जैसे किसी ने जमीन के भीतर से बाहर तक 3 उंगलियां घसीट दी हों। मैंने कांपते हाथों से उन निशानों को छुआ। मिट्टी वहां सख्त थी, जैसे बहुत पुराने समय से जमी हो, फिर भी नई दरार की तरह दरकी हुई। मैं पीछे मुड़ा, बाइक की तरफ चला और बिना पीछे देखे इंजन स्टार्ट करके वहां से निकल आया। सुबह होते ही मैं अनिकेत के पास गया। उसने मुझे देखते ही कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया। मैं पूरी रात की बात बताने लगा। फुसफुसाहट, धक्का, आवाजें, मिट्टी की खरोंचें, सब। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, जो भी वहां बदा था, तू उसके इलाके में उलझ गया था। पहली रात वो तू पर सवार हो गया। तू भागता रहा, तू डरता रहा, उसे मजा आता रहा। आज तू खुद वापस गया
सामने बैठा और अपने भगवान के नाम से टिक गया। डर की रस्सी तूने काट दी। अब अगर तू अंदर से कमजोर नहीं पड़ेगा तो वो भी दूरी बनाए रखने को मजबूर होगा। वो बांध वही रहेगा, बस तेरे ऊपर से पकड़ ढीली कर देगा। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, मतलब अब सब ठीक हो जाएगा? अनिकेत ने धीरे धीरे कहा, पूरी तरह कह नहीं सकता। ऐसे बंधे हुए जिन या प्रेत कभी कभी निशान छोड़ देते हैं, जगह पर भी और इंसान पर भी। पर तूने सबसे जरूरी काम कर दिया, तू भागा नहीं। आज महीनों हो चुके हैं, मैं वापस दिल्ली आ चुका हूं। ऑफिस जाता हूं, मीटिंग करता हूं, ट्रैफिक झेलता हूं, मेट्रो में खड़ा रहता हूं। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली। हर रात लगभग 3:14 पर मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। कमरे में अब वो आकृति नहीं दिखती, न मिट्टी की गंध, न धुएं का एहसास। बिस्तर के पायदान पर बनी हुई पुरानी खरोंचें भी धीरे धीरे घिसकर हल्की पड़ गई हैं। फिर भी जब कमरे की सारी लाइट बंद होती है और सिर्फ बाहर की हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से आकर छत पर पड़ती है, तो एक कोने में हमेशा एक धब्बा थोड़ा ज्यादा गहरा दिखता है, जैसे वहां कोई बहुत लंबा सिकुड़ा सा बैठा हो। वो अब कुछ नहीं कहता, बस कभी कभी जब शहर की सारी आवाजें बिल्कुल थम जाती हैं, मुझे दूर, बहुत दूर से वही लय सुनाई देती है, फुसफुसाती खिसकती हुई आवाज, जो जैसे बस इतना कहना चाहती हो, हम यही हैं, बस तू अब पहले जैसा डरता नहीं।